नेपाल में सरकार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ आवाज उठा के, प्रदर्शन करके, विरोध करके सिर्फ 30 से 35 घंटे के अंदर में सरकार को तहस नहस करके रख दिया, सरकार को गिरा के बर्बाद कर दिया। क्योंकि इस समय नेपाल में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इवन प्राइम मिनिस्टर केपी ओली शर्मा को वहां से रिजाइन करके हेलीकॉप्टर लेके देश से फरार होना पड़ा, भागना पड़ा। और जितने भी सारे करप्टेड मिनिस्टर्स थे उन सारे लोगों को भी देश छोड़ के भागना पड़ा। ऐसा कंडीशन हो चुका है। इवन वहां के प्राइम मिनिस्टर्स के रेसिडेंस को भी आंख में तब्दील किया, जला के राख कर दिया। इवन एक्स प्राइम मिनिस्टर्स झलानाथ की वाइफ राजा लक्ष्मी को भी जला के घर के अंदर में राख करके मार दिया गया। इतना क्रोध, इतना फ्रस्ट्रेशन था लोगों के बीच में करप्शन के खिलाफ। और ये सारा चीज़ हो पाया सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए से। और ये दिखा दिया साबित करके कि सोशल मीडिया का पावर क्या है। अगर सोशल मीडिया का पावर को हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, या सब लोग एकजुट हो जाएंगे, या पब्लिक एकजुट हो जाएंगे, तो सरकार को गिराने में समय नहीं लगेगा। ये करके वहाँ के लोगों ने, वहाँ के सिटीजन्स ने, नेपाल के सिटीजन्स ने ये करके दिखाया। और वो लोग सक्सेसफुल भी हो चुके हैं सरकार गिराने में, और सरकार गिर चुकी है। क्योंकि पब्लिक से बढ़कर कोई सरकार नहीं है। पब्लिक है तो सरकार है। अगर पब्लिक चाहे तो सरकार को बना भी सकती है, उठा भी सकती है। और पब्लिक चाहे तो सरकार को गिराने में समय नहीं लगता है। सिर्फ 30 से 35 घंटे के अंदर में ये काम साबित करके दिखा दिया नेपाल के जनता ने। तो जनता ही सब कुछ है। ये अभी ये लोगों को, दुनिया को पता चलने लगा है। और ये एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल बन चुका है। जी हाँ, तो इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आखिर कौन था इस मास्टरमाइंड, किसने इस प्रोटेस्ट को, आंदोलन को चालू कराया, कितने लोग मरे, करप्शन के अगेंस्ट भी ये प्रोटेस्ट हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, विरोध हुआ था, या दूसरा कुछ कारण भी हो सकता है, वो भी बताऊंगा। और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला है, और वहाँ का सिचुएशन, अभी हालत क्या है, सारा डिटेल्स आप लोग को इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो देखिए, अभी वहाँ पे हालत थोड़ा काबू में आ चुका है। क्योंकि वहाँ पे नेपाली आर्मी को वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो अभी आर्मी संभाल रही है वहाँ पे। और वहाँ पे फ़िलहाल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। केपी ओली शर्मा वो रिज़ाइन करके जा चुके, कहीं भाग चुके, फरार है। कहाँ पे है वो किसी को पता नहीं, शायद दुबई पे है ऐसा जानने को मिला। एंड वहाँ इवन सरकार ही नहीं है। जो सरकार था वो सरकार भी अभी नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, वो चला रहे हैं सरकार को। एंड वहाँ के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये लोग मिलके सरकार को चला रहे हैं। और ये लोग अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग रुक जाइए, हम लोग आप लोगों से बात करना चाहते, लेट्स इंगेज इन टॉक्स, बातचीत करके इस प्रॉब्लम का समाधान निकालते, सॉल्यूशन निकालते, ऐसे अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो अभी आज के समय पे, या आज के दिन पे अगर देखा जाए तो थोड़ा हालत ठीक हो चुका है। परसों से ये स्टार्ट हुआ था, परसों यानी 8 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। लेकिन ज़्यादा मैसिव तरीके से वायलेंस हुआ था कल के दिन पे, यानी सितंबर 9 को हुआ था, जहाँ पे पुलिस लोगों को भी मारा गया, पुलिस ने भी मारा आदमी को। हाँ, कितने लोग मरे उस विरोध प्रदर्शन में, प्रोटेस्ट में? टोटल सो फार 22 protesters have been killed, injuring several, hundreds लोग इंजर्ड हो चुके हैं। क्योंकि गोली चलाया गया सिटीजन्स के अगेंस्ट पे। कि लोग चाहे तो दूसरा रास्ता अपना सकते थे, लेकिन ऑर्डर दे दिया गया गोली मारने का। तो बहुत सारे लोग, 22 लोगों का मौत हो गया उस विरोध पे। वैसे पुलिस कर्मी, 3 पुलिस ऑफिसर्स हैव बीन किल्ड इन दैट इंसिडेंट, इन दैट प्रोटेस्ट। और कई सारे लोग घायल भी हो चुके हैं। तो ऐसा सिचुएशन है वहाँ पे। मतलब पुलिस फोर्स बोलिए या कोई भी फोर्स कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। क्योंकि सारे लोग, जब ये 22 युवाओं को जब गोली मारा गया था, उसके बाद घी में आग डालने का काम हो गया। उसके बाद और लोग भरे गए और पागल हो गए। अरे भाई, एक इंसान का जान कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना ज़रूरी होता है, ये जिसका जान जाता है ना, उनके फैमिली मेम्बर्स को पता चलेगा। 22 लोगों को मार दिया, तो उसके बाद
काठमांडू में ये घटना हुआ था। काठमांडू जो नेपाल का कैपिटल है, जितने भी सारे काठमांडू के सिटी में जितने सारे लोग रहते, सारे नेपाली लोग रास्ते में आ जाते, लाखों में आ जाते, लाखों में आके, मिलियंस में आके प्राइम मिनिस्टर्स के रेसिडेंस या पार्लियामेंट वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करते हैं, गुस्सा दिखाते। क्योंकि देखिए भाई, फ्रस्ट्रेशन है, सर लोग मार देंगे तो, इंसान को मार देंगे तो फ्रस्ट्रेशन तो जरूर होगा, राइट। तो मेन कारण क्या है इस विरोध करने का? मेन कारण है करप्शन। क्योंकि केपी ओली शर्मा का सरकार, जो अभी तो एक्स प्राइम मिनिस्टर कहना पड़ेगा क्योंकि वो रिज़ाइन करके जा चुके हैं, तो वो 17 सालों से प्राइम मिनिस्टर्स है सिंस 2015, 20 ऑफ सितंबर, यस 20 ऑफ सितंबर 2015 से वो प्राइम मिनिस्टर से। क्योंकि देखिए, प्राइम मिनिस्टर से पहले 2015 से पहले नेपाल में मोनार्किकल सिस्टम हुआ करता था। तब शाह डायनेस्टी हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे। लेकिन राजा का जो मोनार्किकल सिस्टम वो ख़त्म हो जाता है 28 ऑफ मई 2008 को। वहाँ पे शाह डायनेस्टी यानी मोनार्किकल सिस्टम, जो राजा जो चलाते थे ना पहले, वो ख़त्म हो गया था। ज्ञानेंद्र शाह वो लास्ट एम्पेरर या लास्ट किंग हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे। उसके बाद 2008 पे बंद कर दिया जाता है, एबोलिश किया जाता है। ये राजा वाला जो सरकार, ये नहीं चलेगा भाई। उसके बाद ये अडॉप्ट किया गया फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सरकार वहाँ पे आ गई थी 2015 से। ये कॉन्स्टिट्यूशन नया बन गया था और तब से प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होने लगे थे। और जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स थे ये केपी ओली थे। और देखिए, नेपाल में 17 साल के बीच में 14 बार सरकार गिर भी चुके हैं। मतलब आप सोच के देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर का टीन्योर कितना होता है? 5 साल। नेपाल में 5 साल का टीन्योर होता है एक प्राइम मिनिस्टर का, ओके। लेकिन कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल का टीन्योर कंप्लीट कर नहीं पाया, क्योंकि गवर्नमेंट आती है फिर गिर जाती है, गवर्नमेंट आती है गिर जाती है, ऐसा हालात है वहाँ पे। और नॉट इवन केपी ओली, वो भी एक बार में इतना नहीं बन पाए, वो भी गिरे उठे ऐसे थे। लेकिन इतना सालों में भाई, 2015 से अभी तक, जब से ये फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सरकार आई, वहाँ पे प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर आया, तब से लोगों को सिर्फ करप्शन 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 यही देखने को मिला है। जहाँ पे लोगों का एक्सपेक्टेशन था या होप था कि ये सरकार आएगी तो अब डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, हेल्थ सैनिटरी में अच्छा होगा, एजुकेशन में अच्छा होगा, ये सारे एक्सेट्रा, ये सारे लोगों का सोच था। लेकिन ये हो नहीं पाया। तो एक अंदर से फ्रस्ट्रेशन लोगों का कई सालों से था। क्योंकि देखिए, नेपाल एक गरीब देश है जहाँ का जो जीडीपी बहुत कम है, अराउंड 42 बिलियन जीडीपी है, बहुत कम है कंट्रीज जीडीपी अगर देखा जाए, वहाँ का इकोनॉमी देखा जाए तो। और मैक्सिमम मिलियंस लोग आर वर्कर्स बाहर में जाके, इंडिया में बोलिए, चाइना में, दूसरे से सिंगापुर, मलेशिया में, दूसरे से देशों में जाके नौकरी करना पड़ता है। क्योंकि नेपाल में रोजगार के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। वजह उन लोगों ने अपना पेट, अपना जेब भर के भरा। क्योंकि देखिए, वहाँ का सरकार इतना करप्टेड है कि मतलब सबको पता चल चुका है। पता कैसे चला, आप लोग को बता दो कि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम या जनता के लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि लोग चाहते, जनता चाहते कि भाई हमें बाहर जाना ना पड़े, दूसरे देशों में जाना ना पड़े, हमें दूसरों के गाली सुनना ना पड़े, किसी के अंदर में रहना ना पड़े, फैमिली मेम्बर के साथ रह के, बच्चे बीवी के साथ रह के नेपाल में कुछ करना चाहते। लेकिन ये हो नहीं पाता क्योंकि सरकार की तरफ से डेवलपमेंट के लिए या वहाँ के जनता के लिए कुछ नहीं सोचा। जिसके लिए भी ये गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था लोगों के दिल में। और जब से ये फिर सोशल मीडिया एक कारण बन गया, सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाएगा, ये अनाउंस किया था 28 अगस्त को। ये अनाउंस किया गया था कि सोशल मीडिया बैन किया जाएगा। उसके बाद 7 दिन का समय दिया था और 4 तारीख 4 सितंबर को सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया था नेपाल में। और उसके बाद और लोग गुस्सा हो गए, भड़क उठे। क्योंकि देखिए, वहाँ पे सोशल मीडिया एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन चुका है, इंटरटेनमेंट का सोर्स बन चुका है, अर्निंग का सोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली। वहाँ पे कई सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया साइट्स को यूज़ करके, इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू घर चला रहे, बीवी बच्चा देख रहे, पढ़ा रहे, तो ऐसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो ऐसा एक बड़ा ये अर्निंग सोर्स था। क्योंकि देखिए, वहाँ की सरकार तो अर्निंग सोर्स कुछ दे नहीं पा रही है लोगों के लिए, जनता के लिए, और उसको भी ये लोग
बैन करना चाहते, 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन करने का ये बात था, बैन कर भी दिया था 4 सितंबर को। उसके बाद और पागल हो गए भाई, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया के थ्रू जितने भी सारे मैक्सिमम सिटीजन्स नेपाल के बाहर में जाके काम करते हैं, बाहर जाके पैसा कमा के नेपाल में भेजना पड़ता है, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है वहाँ पे, बहुत गरीब देश है, क्योंकि नेपाल इज़ वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड पोरेस्ट कंट्री इन द इंटायर वर्ल्ड कह सकते हैं आप, या साउथ ईस्ट एशिया में कह सकते हैं। बहुत गरीब देश है और मुश्किल है, बहुत लोगों को चल पाना मुश्किल है, और बाहर पे लोग काम करते हैं तो उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन कहाँ से होता है? सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक मैसेंजर बोली, इन सारे सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता था घर बीबी बच्चे के साथ, इन सारे लोगों के साथ। अभी उस चीज़ को बंद कर देंगे तो भाई ऑब्वियसली गुस्सा तो होंगे, तो जिसके कारण ये लोग पागल हो गए। 8 सितंबर को ये प्रोटेस्ट पूरा बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, फिर कल के दिन पे स्टार्ट किया था 8 सितंबर को, कल के दिन पे जाके ख़त्म किया और सरकार को भी गिरा दिया। भाई ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए डेवलपमेंट का काम हो, अच्छा रोजगार चाहिए लोगों के लिए, जनता के लिए अच्छा काम करे, अच्छे सड़क चाहिए, अच्छा हेल्थ केयर चाहिए, सैनिटरी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ऐसा सरकार चाहिए। ऐसी करप्टेड सरकार हमें नहीं चाहिए, ये इन लोगों का मांग था और इन लोगों ने ये दिखा भी दिया। और किसी ने इंसिस्ट भी किया था, कौन था और जो मास्टरमाइंड कौन था पीछे में, वो भी आप लोग को बताऊंगा। और देखिए करप्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये कैसा पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है? डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रहा है, और पता है कहाँ से चल रहा है? बता रहा, सोशल मीडिया के थ्रू ही वो भी पता चल रहा है। कैसे? क्योंकि मिनिस्टर्स लोगों का घर करोड़ों करोड़ों में बनाया हुआ घर है वहाँ पे, बाहर में बहुत सारा ज़मीन वगैरह खरीद के रखे, प्रॉपर्टीज़ बहुत सारा खरीद के रखे मिनिस्टर्स, वहाँ के मिनिस्टर्स। फिर मिनिस्टर्स का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हाई, जो कि एक सोशल वर्कर भी कह सकते हैं, समाज सेवक कह सकते हैं एक मिनिस्टर को, लेकिन पब्लिक पे नहीं आते, एक्सपेंसिव गाड़ियाँ चलाते, और उनके बेटे बेटियाँ करोड़ों का गाड़ी खरीदते और वो खुद सोशल मीडिया पे डालते। वो लोग मिनिस्टर्स के बेटे लोग सोशल मीडिया पे डालते, प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स वगैरह खरीद के रखे हुए। तो ये सारे पैसा कहाँ से आया? क्योंकि बाप मिनिस्टर्स करप्टेड है, बाप का पैसा से बेटों ने एक्सपेंसिव कार्स, करोड़ों का गाड़ी, करोड़ों का संपत्ति, करोड़ों का हेलीकॉप्टर, प्राइवेट हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट भी इन लोगों ने खरीद लिया है। जो चीज़ मीडिया पे नहीं बताया गया, लेकिन ये चीज़ पता चल जाता है या पता चल गया है वहाँ के लोगों को, वो भी थ्रू सोशल मीडिया साइट्स। इतना करप्टेड आप सोच के देखिए, जनता के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन करोड़ों का हेलीकॉप्टर खरीद लिया, करोड़ों का संपत्ति बना, करोड़ों का गाड़ियाँ मिनिस्टर्स लोग चला रहे, मिनिस्टर्स के बेटे चला रहे। तो ये सारे पैसा कहाँ से आ रहा है? पब्लिक का फंड, पब्लिक का पैसा को मिसयूज कर रहे हैं। ये चीज़ सबको पता चल चुका है। भ्रष्टाचार सरकार है, ऐसा सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी सरकार को गिरा देना चाहिए या हटा देना चाहिए। ये गुस्सा था। इसके बाद सब लोग मिल जुल के विरोध करके, प्रदर्शन करके पुलिस को भी मार दिया। 3 पुलिस हैव बीन किल्ड, मैं पहले भी बोला था, तो बर्बाद कर दिया, अभी तहस नहस कर दिया। अभी कोई सरकार नहीं है वहाँ पे, ऐसा सिचुएशन है वहाँ पे। इतना फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा था लोगों के बीच। सोशल मीडिया का एक बड़ा योगदान भी है, सोशल मीडिया के थ्रू ये एक अवेयरनेस भी वहाँ पे चला था, जिससे सब लोग एकजुट होके गवर्नमेंट के अगेंस्ट या सरकार के अगेंस्ट ये लोग लड़ पाए वहाँ पे। सोशल मीडिया साइट्स को अभी भी बैन करके रखे हुए सरकार ने वहाँ पे नेपाल में, तो इसका आंसर है नो। अभी उठा दिया गया, कल के दिन पे उठा दिया गया, जब ये विरोध प्रदर्शन ज़्यादा हो गया, जब ओवर क्राउड हो गया, जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे लोगों को, तो तब सरकार की तरफ से फिर से उठा दिया गया। देखिए वहाँ के जनता ने सरकार को तो गिरा दिया, गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था, वो कर दिया। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करवाने के लिए मजबूर कर दिया, करके वो भाग भी गए, देश छोड़ के भाग गए। तो इतना तक ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें वहाँ के लोगों ने भी अच्छा नहीं किया। क्योंकि देखिए वहाँ के प्रदर्शनकारी जो विरोध करने वाले थे, प्रोटेस्टर्स थे, उन लोगों ने प्राइवेट बिल्डिंग्स को जला दिया, न्यूज़ चैनल्स के ऑफिस को जला दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद कर दिया, गाड़ियों को जला दिया गया, जो कि नहीं करना चाहिए था। उन लोगों का गुस्सा सरकार के अगेंस्ट पे था, सरकार के खिलाफ था। तो सरकार के खिलाफ करो भाई, सरकार का चीज़ों को अगर आप लोग बर्बाद करना चाहते हो उसको करो। वहाँ के बिल्डिंग, हाँ, सरकार के बिल्डिंग को जला दिया गया, वो ठीक है। प्राइम मिनिस्टर्स के रेजिडेंस को भी जलाया गया, वो भी ठीक है। फिर मिनिस्टर्स के घर को अटैक किया गया, उतना तक ठीक है। लेकिन प्राइवेट घर वगैरह, दुकान वगैरह, और हाँ,
बैंक को भी लूटा गया। अरे भाई बैंक को क्यों लेना देना, ये हम लोगों का पैसा है भाई, हम लोग ऐसा करेंगे लूटने लगेंगे बैंक को। मंदिर को भी लूटा गया। दे हैव लूटेड टेम्पल्स, बैंक्स को क्यों लूटा जा रहा है, वो तो गलत है भाई। अरे बैंक को क्यों लूटना चाहिए भाई, बैंक अगर लूटेंगे तो क्या होगा। वैसे भी वहाँ का कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा। समझ में आ गया इतना तो। और हाँ, इस खेल के पीछे जितने भी सारे ये प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, हंगामा हुआ, एजिटेशन जो भी हुआ कल के दिन पे नेपाल पे, उसके पीछे किसका हाथ है या किसने करा है। मास्टरमाइंड कौन है, मास्टरमाइंड भी है यहाँ पे। एक इंसान है, उसका नाम है बलेंद्र शाह, जो कि शाह डायनेस्टी हुआ करता था पहले राजा के समय पे, तो वहाँ से थोड़ा बहुत उनका भी कनेक्शन है। तो उन्होंने पीछे से सपोर्ट दिया था। और वो क्या करते, कौन है वो, एक मेयर, म्यूनसिपलिटी बोर्ड होता है ना, वहाँ पे एक मेयर का काम करते। और वो एक रैपर भी है, उसके साथ साथ वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी है, हु होल्ड्स द मास्टर्स डिग्री, जिसके पास मास्टर्स डिग्री भी है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का। और वो कहा जाता है कि वो करप्शन के खिलाफ हमेशा रहे हैं और यूथ के साथ रहे हैं, नागरिकों के साथ, वहाँ के जनता के साथ वो हमेशा खड़े रहे हैं। और वो हमेशा सरकार के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो खिलाफ बोलते हुए आ रहे हैं, ऐसा जानने को मिला। तो उन्हें ही सोशल मीडिया के थ्रू, तो देखिए सोशल मीडिया का पावर कितना है, उन्होंने एक पोस्ट डाल दिया, उसके बाद सारे लोग इकट्ठा होके, वायरल होके, शेयर होके, उसके बाद सारे लोग एकजुट होके सरकार को गिरा दिया। तो मेन हाथ उनका था, ऐसा जानने को मिला मुझे। एंड उनको लोग कैसे पहचानते हैं, उनको लोग एक ट्रांसपेरेंट लीडर, एक अच्छे लीडर, एक पढ़े लिखे लीडर, जो हमेशा जनता के साथ खड़े रहने वाले लीडर, ऐसा इमेज लोगों के नज़र में उनका है और उनको सब लोग पसंद भी करते। तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अब कौन बनेगा, क्योंकि देखिए अभी तो भारत सरकार गिर चुकी है, तो वहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो भी सरकार नहीं है, अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी फॉर्म कर नहीं पाई है। तो कौन होगा, तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वहाँ के लोग चाहते हैं और वहाँ के लोग उसी इंसान को, मेयर जो है काठमांडू के मेयर होके नेपाल काठमांडू, बलेंद्र शाह को ही प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट पीएम बनाएंगे, ऐसा वहाँ के लोगों का सोच है और सपोर्ट भी करते हैं और बनाना भी चाहते। हो सकता है कल परसों के दिन पे या एक महीने के अंदर में, 1-2 महीने के अंदर में वो नया ब्रांड न्यू प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। वो एक हाईली एक्सपीरियंस भी माना जाता है और पढ़े लिखे भी इंसान भी है। तो ऊपर से वो ट्रांसपेरेंट है, वो करप्टेड नहीं है, करप्शन के खिलाफ हमेशा बोलते हुए, आवाज़ उठाते हुए आ रहे। तो शायद वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। 99% चांसेस हो चुका है, 1-2 और भी है, लेकिन उन लोगों का नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि उन लोगों को लोग पसंद नहीं करते। तो उनको सबसे ज़्यादा बलेंद्र शाह को पसंद करते, तो वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे फ्रॉम माय ओपिनियन, मेरे हिसाब से। और लोगों का, जनता का यही कहना है और उनको ही बनाने के लिए सोच रहे हैं और बनाने का बात भी कर रहे हैं। तो आने वाले समय पे पता चलेगा जो होगा। ओके, एंड हाँ, नेक्स्ट में इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आ रहा हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा, थोड़ा बहुत मैंने समराइज़ करके आप लोग को बता दिया, समझाने की कोशिश किया। एंड हाँ, चैनल पे नहीं हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, ट्रेंडिंग टॉपिक रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। सब्सक्राइब फॉलो करेंगे तो मेरे साथ अप टू डेट रह पाएंगे, देश और दुनिया के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलते रहेगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे। सो टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।